नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, इस घटना चक्र के सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। साथियों, अभी हम लोग 2023 का घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, इसमें आपको साथियों 38वीं बीपीएससी से लेकर साथियों 66वीं 68वीं बीपीएससी तक का पूरा क्लियर आपको सारा का सारा क्वेश्चन अध्ययन करवाया जाएगा साथियों, और लगातार इसमें करवाया जा रहा है। साथियों, एक बात बता दें आपको कि अगर आपका सच में आपको बीपीएससी निकालना है या फिर साथियों आपको स्टेट पीसीएस कोई भी निकालना हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सीरीज पे बने रहें। ठीक है साथियों, इस सीरीज पे आप लोग बने रहें। लगभग साथियों 1992 से लेकर 2022 तक के पूरा का पूरा साथियों बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पे आपको तथ्यों के साथ रिवीजन करवाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है साथियों। ठीक है, अगर आप पूरा सिलेबस ना भी कवर किए हो, पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़े हो, तो साथियों यहाँ से आप 100% अपना कटअप बना लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों, सितंबर में 69 का पेपर होने वाला आप सभी को पता होगा, और इसी को ध्यान में रखकर साथियों हम लगातार आपके लिए बेस्ट चीज़ लेकर आ रहे हैं साथियों, लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो साथियों, इस चैनल पर ज़रूर से ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बने रहें और अपने दोस्तों, अपने जितने भी साथी हैं उन सबको इस चैनल से ज़रूर साथियों जुड़वाएं। ठीक है, ताकि साथियों हम आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। बस आप लोग बदले में यही कीजिए साथियों कि चैनल पे लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें, ताकि हमें भी लगे साथियों कि हम जो आप सभी के लिए कंटेंट ला रहे हैं उस कंटेंट को आप लोग 100% स्वीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं साथियों। और हाँ साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्लास अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कैसा भी लगा हो साथियों, स्किप करने से पहले एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए साथी कि हम आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बुरा कर रहे हैं तो वही बता दीजिए, ताकि हम अपने आप में बदलाव कर सके साथियों। ठीक है, तो ये सब चीज़ ज़रूर आप लोग किया करें, तभी आप इस चैनल से जाया करें साथियों। और चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट जरूर किया करें साथियों। यह आइकॉनिक एस्पिरेंट एकमात्र ऐसा चैनल है साथियों जहां पे स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए, सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए साथियों विस्तार से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है साथियों, और आगे भी करवाया जाता रहेगा। पूरा विस्तार से पढ़ाया जाता है साथियों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट किया करें। चलिए साथियों, अपने हम लोग सीरीज की ओर चलते हैं, जो कि कल हम लोग लगभग 165 प्रश्नों को हम लोग करके छोड़े थे साथियों कल के सेशन में, आधुनिक भारत के इतिहास का। आज उसके आगे की बात करेंगे साथियों। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे क्वेश्चन की ओर। साथियों, प्रश्न कह रहा है सबसे पहले आपके सामने 166। साथियों, आज से यह पहला प्रश्न होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यह आज से अभी दूसरा आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग अब पहला दूसरा कहते चलेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझते चलिए। कह रहा है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी। साथियों, याद रखिएगा, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था साथियों, याद रखिएगा। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था साथियों, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था, याद रखिएगा। और ये साथियों मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड कौन थे, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। यह मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड क्या कौन थे बताना जरूरी है साथियों, आप सभी को ध्यान दीजिएगा साथियों। यहाँ तथ्य की ओर आप सभी को पता होगा कि तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं सेक्शन है साथियों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तत्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेक्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम था साथियों, याद रखिएगा। यह कौन थे साथियों, मॉन्टेक्यू जो थे वो भारतीय सचिव थे, पहला बात। दूसरा, वो समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन दोनों के ही नामों पर साथियों यह भारतीय परिषद अधिनियम 1919 बना था साथियों, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन का क्या किया गया था साथियों, तो लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन पहली बार आपसे पूछा जाए प्रांतीय स्तर पर कब लागू किया गया था, तो 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं साथियों कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। साथियों, इसमें
इस लेखकों का लेखक कौन है? इन लेखकों का लेखक कौन है साथियों, बताइएगा। क्या अरविंदो घोष, ईओ ह्यूम, जी.के. गोखले या फिर वी.जी. तिलक हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे साथियों? तो याद रखिएगा अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा साथियों। थोड़ा सा तथ्यों को जान लीजिएगा कि साथियों तत्कालिक भारतीय परिस्थिति के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण साथियों अरविंदो घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की क्या की थी? तो आलोचना की थी। साथियों आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की आलोचना किस पुस्तक में मिलती है, उसके लेखक कौन हैं? तो आप लोग बताइएगा। अरविंदो घोष हैं, जिनका पुस्तक न्यू लैंप फॉर ओल्ड है साथियों। चलिए आगे कह रहा साथियों कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी साथियों? यह काकोरी कांड जो है साथियों, यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस बार बार बीपीएससी का प्रश्न रहा है साथियों। तो याद रखिएगा काकोरी कांड क्या था। उससे पहले जान लेते हैं साथियों, इसमें जिसको फांसी दिया गया है वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और असफा उल्लाह खां। ठीक है साथियों, अब जान लेते हैं कि काकोरी कांड था क्या। साथियों अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में क्या किया गया था साथियों? तम संभाग में के ध्यान दीजिएगा काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल कर सरकारी खजाना लूटा गया था साथियों। यह घटना काकोरी कांड से प्रसिद्ध है साथियों, यह भी याद रखिएगा। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफा उल्लाह खां और रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरिया को फांसी हुई थी साथियों, यह भी आप लोग याद रखेंगे। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे साथियों, याद रखेंगे। साथियों इस ट्रेन को लूटने का वजह क्या था? तो याद रखिएगा जो इस संस्था बनाए थे, इस संस्था को पूरी तरह से चलाने के लिए साथियों धन की कमी हो रही थी, इसलिए इस धन को लूटने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। आगे की प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, वो कौन है साथियों? आपका भगत सिंह हो जाएंगे, याद रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है साथियों कुछ उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था। ठीक है, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिवम वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्या किया साथियों? HRA का गठन किया। ठीक है साथियों, इस संगठन ने अपने करने का कार्य शुरू किया साथियों सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में स्थित है साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें साथियों HRA का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिएगा साथियों HRA का नाम बदलकर HSRA रखा गया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? साथियों सरफरोज की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों यह बहुत ही फेमस कहीं ना कहीं एक पंक्ति है साथियों, और इसका सही कथन क्या हो जाएगा साथियों? बिस्मिल के द्वारा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा इनके द्वारा यह लिखा गया था, याद रखिएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी। तो साथियों उपयुक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी साथियों। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, याद रखेगा, आपसे पूछा जा सकता है। वो वर्ष 1901 ईस्वी में साथियों पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा, याद रखेगा साथियों, कहाँ पे? हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी, परंतु 1922 ईस्वी में साथियों काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सहाब में छापी गई थी, यह भी आप सब याद रखिएगा।
चलिए आगे कह रहा है साथियों कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे। साथियों अभी जस्ट इसकी बात की गई है। कौन थे साथियों? क्या वह सूर्य सेन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिएगा साथियों, अभी हम जस्ट ऊपर के सेक्शन में आपको बता दिए हैं, तो आप लोग बताइएगा साथियों कि इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए। वैसे तो यहाँ ई बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों यह सभी जो कथन है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फेमस कथन है साथियों। इनकलाब की जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था, MK गांधी ने दिया था, या फिर साथियों आपका नेक्स्ट हो जाएगा भगत सिंह या फिर एनी बेसेंट। कौन दिए थे साथियों? तो याद रखिएगा भगत सिंह द्वारा दिया गया था साथियों यह कथन है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद के रचयिता प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, सबसे पहला बात, ठीक है। रचयिता की अगर बात पूछा जाए तो इनकलाब का जो लिखे थे वो कौन थे साथियों? तो मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है। किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग कौन किए थे? तो भगत सिंह ने किया था साथियों, याद रखेंगे। इन्होंने ही इस नारे को चर्चिल बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? चर्चिल बनाया था साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो सभी युवाओं को पता होना चाहिए साथियों कि यह जो था यह वह काला दिवस था जो कि 23 मार्च 1931 को दिया गया था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में भी। तो साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था साथियों, आप सभी को पता होगा। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा भी चलाया गया था। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था साथियों। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी साथियों। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों कि इन तीनों की फांसी की जो सज़ा थी वह क्या थी साथियों? वह 24 मार्च की थी। लेकिन इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों में डर हो गया था साथियों कि इन महान व्यक्तित्व को एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए इन तीनों को फांसी दे दी गई साथियों। इनकी फांसी से के समाचार से संपूर्ण देश में क्या हो गया साथियों? मृत्यु दृश्य उदासीन में डूब गया, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए कहता है आगे का प्रश्न कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है साथियों। 21 साल से थोड़ा ज़्यादा है साथियों, याद रखेंगे इन बातों को। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा कि भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे साथियों। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था साथियों। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे साथियों। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी वह 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा था साथियों। आगे का प्रश्न कहता है कि अनुशीलन समिति थी, क्या थी साथियों? अनुशीलन समिति जो थी वह एक क्रांतिकारी संगठन थी, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए साथियों अनुशीलन जो समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था और बंगाल में कुल 19 समितियां के होने के प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं साथियों, इसके बारे में याद रखिएगा आप सभी। चलिए आगे उसके बारे में है तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका वह है, चलिए साथियों थोड़ा सा अनुशीलन समिति के बारे में आपको बता देते हैं साथियों। अनुशीलन समिति का जो था वह था एक मिदनापुर में, एक ढाका में, एक कलकत्ता में इसका कार्यालय था, ठीक है साथियों। यहाँ पे 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा की जाती है। ढाका में साथियों 1906 में आपको पुलिन बिहारी दास सर्ववादी संगठन के द्वारा किया जाता है साथियों, याद रखेंगे सर्ववादी संगठन इसका था। कलकत्ता में साथियों इसका मार्च 1902 में एक जगह होता है और एक जगह 1902 में होता है, ठीक है। मार्च 1902 में जो करते हैं साथियों सत्येंद्र चंद्र वासु शेखर
बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार माना जाता है साथियों। वहीं अगर बात किया जाए आगे, तो साथियों आगे जो है वह है प्रधानपा मित्र अध्यक्ष थे और जितेंद्र नाथ बनर्जी बाघा चतिर थे और बारिंद्रनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार क्या था साथियों, यह था। ठीक है, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं साथियों। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, और साथियों यह सब पूछा जाता है। 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का भी गठन किया गया था। बरिंद्रनाथ घोष एवं उपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 के युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। यह क्या था साथियों, एक पत्रिका थी युगांतर। साथियों युगांतर एक पत्रिका थी, याद रखेंगे। इन सभी घटना के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है हेमचंद्र कानूनगो, कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ, यही बनाए थे साथियों बम के बारे में, तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को साथियों। चलिए उसके बाद कहते हैं साथियों कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सतीश्र नाथ सन्याल के द्वारा इसका क्या किया गया था, पटना में स्थापना किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, याद रखिएगा साथियों, जिसका स्थापना कौन करते हैं, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था साथियों। और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, जो कि हम ऊपर के स्लाइड में भी आपको बता चुके हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे साथियों। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी साथियों। चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। ठीक है, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA का गठन किया था, यह भी याद रखिएगा साथियों। जिनके द्वारा जो संगठन का गठन किया जा रहा है, इन सभी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, आपसे कभी मिलान करने के लिए दे दिया सकता है साथियों। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अवीना चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाडेदर और गणेश घोष, कल्पना दत्ता, आनंद गुप्ता तथा टेगरवाल प्रमुख थे साथियों, याद रखेंगे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी साथियों। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA, ठीक है, IRA ये वाला साथियों क्या था साथियों, IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था साथियों। शस्त्रागार का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग। शस्त्रागार का मतलब होता है साथियों जहाँ पे सारा शस्त्र एक जगह रखे हुए होते हैं साथियों, उसको शस्त्रागार कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों इस पर कब्जा कर क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया गया था। 22 मई साथियों 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए साथियों। यह डाटा आप सभी याद रखिएगा, बहुत डिटेल है साथियों। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन की गिरफ्तारी कर लिया गया था और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी साथियों। तो ये भी कथन आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की अगर बात किया जाए तो चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है साथियों, यह तो सूर्य सेन संबंधित हैं, आप सभी को पता चल गया होगा। कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, अरविंदो घोष द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था, याद रखेंगे इस बातों को। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो साथियों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष के ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था साथियों, याद रखिएगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। अविलंब का मतलब होता है साथियों भारत, मतलब अंग्रेजों को अभी तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए साथियों, तो भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए। यह कथन किनका था, तो अरविंदो घोष का था, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, यह भी कथन उनका था साथियों, याद रखिएगा। चलिए
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1900 कब में साथियों? तो 1900 याद रखिएगा 1913 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में साथियों पोर्टलैंड में क्या किया था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी साथियों। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था और इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था साथियों। लाला हरदयाल इस संस्था के क्या थे? तो इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे साथियों, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आप साथियों अन्य सदस्यों की अगर बात किया जाए तो इस संस्था के और भी सदस्य थे, जैसे रामचंद्र, बकुलतुल्ला, रास बिहारी भोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा और भाई परमानंद कतार सिंह सराभा तथा पंडित काशी राम प्रमुख थे साथियों। यहाँ पे एक बात बताइए कि हम कल के क्लास में आपको बताए थे कि यह जो मैडम भिखाजी कामा है इनको भारतीय राष्ट्रीय का क्या कहा जाता है? इनको भारतीय राष्ट्रीय में क्या नाम से पुकारा जाता है? यह आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है साथियों। उसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न कि गदर क्रांति किसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? साथियों गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कारण की बात की जा रही है तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही गदर क्या था साथियों? गदर क्रांति छेड़ने का आंदोलन था, महत्वपूर्ण कारण था, महत्वपूर्ण कारण था। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरी को झकझोर कर रख दिया साथियों। उन्हें द्वैतता क्या किया और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है साथियों। इस मौका का कई जगहों पर कई तरह से क्या किया था? फ़ायदा उठाया गया, परंतु साथियों उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, उनके स्वदेशी संगठन ने इन मौके का लाभ उठाया। और साथियों आगे है कि गदर क्रांतिकारियों ने शस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया था साथियों, याद रखेंगे इस कथन को। उसके पश्चात कह रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? साथियों गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था साथियों, यूएसए में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था, याद रखेगा। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था साथियों। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था, याद रखेंगे इन कथन को। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? साथियों इसका जो कथन सही हो जाएगा वह होगा आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? तो याद रखिएगा साथियों, यह वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में क्या हुआ था? कांग्रेस के भीतर एक उग्रवादी दल का उदय हो के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ था साथियों। 4 प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन ने स्वराज प्राप्ति को लेकर साथियों क्या किया था? तो अलग अलग लक्ष्य बनाए थे और साथियों तिलक ने नारा भी दिया था साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है आपके सामने। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। साथियों वही प्रश्न दोहराया गया है और याद रखिएगा साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, वे प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। किसने बोला ये बात साथियों? तो याद रखेंगे राजगोपालाचारी ने यह कथन कहा था साथियों कि जो स्वराज है
आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल वर्गों के लिए होना चाहिए। तो यह इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा आप सभी। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जनमानस हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात्य वर्गों के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था। साथियों याद रखिएगा, C.R. दास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, C.R. दास के द्वारा लिखा गया ये किताब था, याद रखिएगा। चलिए उसके पश्चात हम लोग बात करें तो याद रखिएगा साथियों, इनके बारे में कुछ कथन है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक साथियों इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। इनको शॉर्ट में C.R. दास के नाम से जाना जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, कहीं पे गलती ना कीजिएगा। साथियों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, सारा यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है साथियों। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा और इस बार आइकॉनिक स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट के नाते साथियों आप लोग 69 में पूरा परचम लहराइएगा, गर्दा उड़ाइएगा, ये हम चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो रहा है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया था। तो साथियों इन सभी के लेखों का, इन सभी के पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा, आपसे बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथियों 1906 की बात की जा रही है तो याद रखिएगा साथियों, कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे साथियों। और इसी क्षण क्या होता है साथियों, कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा यह भी कथन। चलिए आगे हम जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। साथियों वर्ष 1906 में कलकत्ता में क्या होता है, तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। ठीक है, अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया था। दादा भाई नौरोजी साथियों को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। साथियों याद रखिएगा ये जो दादा भाई नौरोजी थे यह क्या थे साथियों, तो उस समय उस सभा के सबसे वरिष्ठ नेता थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे साथियों, इसलिए विभाजन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। दल विपक्षी दल हो चाहे सहयोगी दल हो, सभी इनका सम्मान करते हैं साथियों। इसी वजह से क्या होता है साथियों, फूट जो पड़ने वाला होता है उसका विरोध रुक जाता है। राजनीतिक विचारों में से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साश्चर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। साथियों आगे अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की भी मांग की थी। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में साथियों मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण करना था। इसी के कारण से साथियों इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। और इसी के दौरान साथियों दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक में संयोजक ढाका के नवाब समीतुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव भी पेश किया था। साथियों 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और साथियों याद रखिएगा यहाँ पे मोहन सिंह उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। इसी समय साथियों लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था और आगा खां के इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, यह भी याद रखिएगा। चलिए उसके पश्चात नेक्स्ट है साथियों आपका प्रश्न, वह है
उसके पहले थोड़ा सा और भी जान लेते हैं साथियों मुस्लिम लीग के बारे में। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वैधता किस पे जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रकार है। पहला है समीतुल्लाह खां, दूसरा है साथियों आगा खां और तीसरा है मोहनिस उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अंततः साथियों समीतुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देना होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। संस्थापक के रूप में चुनना होगा, तो हम लोग किसे चुनेंगे? तो याद रखेंगे साथियों हम सभी किसको चुनेंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए को चुनेंगे, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप लोग डाउट क्लियर रखिएगा अगर आपसे ऑप्शन में इसी प्रकार से पूछा जाए तो। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि साथियों 1906 में मिंटो ने शिमला में किस मुसलमानों के शिष्टमंडल से ने प्रार्थना किया था? साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बात की गई थी। और साथियों यहीं पे होता है, शिमला में यह बैठक होता है और ये इसी समय साथियों मुस्लिम लीग का बात भी किया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में साथियों मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो ने शिमला में मिला था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व अस्थायी निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। और साथियों इस मांग के लिए जवाब में मिंटो ने मुसलमानों की अवशासन देते हुए कहा कि उसे राजनीतिक अधिकार और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी साथियों। और यह क्या था साथियों? यह लॉर्ड मिंटो का कहीं ना कहीं फूट डालो की नीति था साथियों, याद रखेगा। सांप्रदायिकता भड़काने की नीति था, इस चीज़ को याद रखेंगे साथियों। हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ने का यह षड्यंत्र था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। चलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है साथियों, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता अधिनियम की व्यवस्था की गई और जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? साथियों डी हो जाएगा, टी.एस. ऑलकॉट, ठीक है साथियों, इनका स्थान नहीं था, याद रखिएगा। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग के से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे। तिलक ने अप्रैल 1916 में क्या किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना का प्रारंभ किया था साथियों। ए सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की आंदोलन में क्या किए थे? स्थापना में संबंध रखते हैं, तो यह भी कथन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? साथियों याद रखिएगा इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था साथियों? उसी समय यह दोनों अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए थे, ठीक है साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को। साथियों तथ्यों की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। और साथियों तिलक के समर्थकों ने अपने क्या किया तो परंपरा ही नहीं बता दी बल्कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित किया था, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम भी दिया था, याद रखिएगा। साथियों उसके पश्चात आगे की बात किया जाए तो याद रखिएगा तो कुछ ने क्या कहा था साथियों? तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा था, यह भी याद रखिएगा। साथियों अरुलेड ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बने कि हर संभव कोशिश करे, ठीक है। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में साथियों दोनों होम रूल लीग की बैठक भी हुई थी, यह भी याद रखिएगा आप सब। उसके पश्चात कह रहा है जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई थी और तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया था, यह भी याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। उसके पश्चात कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल्स
विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। साथियों सेंट्रल आयोग शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं पर अध्यक्ष तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। साथियों डॉक्टर M.A. सेंडल जो लीडर विश्वविद्यालय के कुलपति थे और साथियों इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। इस आयोग का कथन क्या था? इस आयोग का कथन था कि यदि विश्वविद्यालय का शिक्षा का सुधार करना है तो पहले किसका सुधार करना होगा? माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना होगा, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की थी और यह भी बताया था साथियों कि इसे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट कह रहा है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि वह क्या था साथियों? तो वह था आपका इनसे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रही। साथियों सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा आगे इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। साथियों होम रूल आंदोलन के दोनों नेता तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही जैसा था। साथियों ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय स्तर का उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिक व्यवस्था की गई थी, जैसे गोरो। ठीक है, गोरो द्वारा शासित डोमिनियन का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा? डोमिनियन दर्जा प्राप्त अथवा अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। साथियों याद रखिएगा इस चीज़ को, डोमिनियन का मतलब क्या होता है यह आपको बताना है। साथियों अगर एनी बेसेंट की बात की जाए तो साथियों याद रखेंगे एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी, यह आयरलैंड से आई थी, याद रखेंगे इनके बारे में। लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ली थी, यह भी याद रखिएगा आप सब। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? साथियों याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसे याद रखेंगे। कब किया गया था ध्यान दीजिएगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था, आप सबको पता होगा। इसके विरुद्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की गई थी और कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी साथियों, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। साथियों 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उसी दिन को शोक दिवस या फिर काला दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था साथियों, और इस दिन सभी लोग, भारत के सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधकर क्या करिए थे साथियों? तो एकता की प्रतीक दिए थे, क्योंकि आपको पता होगा साथियों कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का सांप्रदायिकता बढ़ रहा था, एकता बढ़ रहा था, इसीलिए साथियों इस बंगाल विभाजन को लाया गया था और इसे राखी बांधकर साथियों क्या किया गया था? एकता के प्रतीक दी गई थी, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। और साथियों आगे है, टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, यह भी याद रखेंगे। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और साथियों स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। रामवलंब व आत्मनिर्भरता का प्रश्न साथियों राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा रहा, यह भी याद रखिएगा। साथियों कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए थे, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि साथियों 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत कितने अधिवेशन प्रस्ताव किए गए थे, कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे और कौन कौन से विषय पर किए गए थे? तो याद रखिएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन के
रूप में किया गया था। राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे साथियों। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के सहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, तो यह डिटेल था साथियों, याद रखिएगा। उसके पश्चात है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो साथियों यह था प्यारेलाल, याद रखेंगे। प्यारेलाल कौन थे आप सबको थोड़ा बताना है, हम बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। प्यारेलाल कौन थे आप लोग बताइएगा। साथियों नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। साथियों उनकी बहन सुनीला हैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। साथियों आपको थोड़ा प्यारेलाल के बारे में डिटेल में बताना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि साथियों निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? साथियों सत्याग्रह की बात की जा रही है, यहाँ पे गलती बिल्कुल ना करेंगे। साथियों चंपारण जो था वह पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी। साथियों दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी जब भारत लौटते हैं साथियों, लौटने के बाद गांधी जी ने भारत अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। साथियों बताइएगा आप लोग कि चंपारण सत्याग्रह किसके आग्रह पर किया गया, किसके आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आते हैं और ये सत्याग्रह करते हैं, यह भी बताइएगा। और सबसे पहले साथियों यह किनके घर पर रात को रुकते हैं, यह भी डिटेल में आपको बताना है। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के लखनऊ में भेंट की और उनमें चंपारण आने का आग्रह किया था। साथियों 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिक ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर क्या किया था, यह विनिश्चित कर लगा दिया था। साथियों उन्हें अपनी जमीन के 1/20 भाग को क्या किया था, भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। साथियों यह एक प्रावधान कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड थोड़ा सा, चलिए ठीक है साथियों। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें तो आगे है साथियों, आगे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अब्बाव जिसे कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ाने दी। साथियों किसानों ने इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आने का प्रारंभ किया और यहाँ पे यह कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक मान ली गई। ठीक है, चलिए निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? साथियों याद रखिएगा, वह सबसे पहले श्यामल दास कॉलेज जो कि भगवानपुर में था, इसमें पढ़ाई किए थे। साथियों यह भगवानपुर कहाँ है बताइए आप लोग। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्राप्त की थी। साथियों इसके उपरांत उन्हें भावन नगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। साथियों इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि अर्थात लॉ की पढ़ाई पूरी की थी, याद रखिएगा। उसके पश्चात है साथियों कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? साथियों इसका सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन ए हो रहा है साथियों, अर्थात हम लोग चंपारण को ही मानेंगे। तथ्यों में देख लेते हैं, 100% वही होगा। ठीक है साथियों, चंपारण आंदोलन जो कि 1917 भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसे उन्होंने सवज्ञा का प्रयोग भी किया था, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे बी लिखा गया है ऑप्शन, जो कि ए कर लीजिएगा आप लोग सही। ठीक है, चलिए उसके पश्चात है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। साथियों शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के
के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित भी किया था। याद रखिएगा इन बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। एक ही प्रश्न है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आपका चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और दिशा, साथियों दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो साथियों इसका सही आंसर राजकुमार शुक्ल। एक ही प्रश्न अगर पकड़ लेता है तो कितना बार दिखता है, देख रहे हैं साथियों आप लोग। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ था। साथियों तो चंपारण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका साथियों, नेक्स्ट है इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं चंपारण के बारे में, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो चंपारण। चलिए साथियों बार बार एक ही प्रश्न को आपको भी देखने को मिल रहा है, तो आगे हम लोग फटाफट बढ़ते जाते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी थे साथियों, याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इस के रचयिता कौन है साथियों। तो याद रखिएगा इसके रचयिता जो हैं वह है दीनबंधु मित्र, ठीक है साथियों। दीनबंधु मित्र हैं जो कि कल के हम क्लास में भी आपको बताए थे। साथियों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1800 साथियों याद रखिएगा आपको होता है। उसके पश्चात सन्यासी विद्रोह जो कि कब होता है साथियों, तो याद रखिएगा 1763 से 1800 के बीच। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच और पानवा विद्रोह साथियों आपका होता है 1873 से 56 के बीच, ठीक है साथियों। 1873 से 76 के बीच होता है साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। साथियों एक चीज़ आपको बता दें कि मेरा जो काउंटिंग है वो हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है, तो हम थोड़ा हिंदी में कुछ बोल दें तो आप लोग उस चीज़ को ये मत समझिएगा कि नहीं आता है या फिर उसकी योग्यता को नहीं करना चाहिए, वो इसकी योग्यता का तुलना नहीं करना चाहिए। हिंदी में मेरा थोड़ा सा लड़खड़ाहट हो जाता है, इसलिए अगर हम हिंदी में गड़बड़ा जाए तो इंग्लिश में तुरंत हम बोल देंगे साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में बहुत कम काउंटिंग किसी भी स्टूडेंट को याद रहता है आज के समय में, ये बात सच है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुआ तथा साथियों उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए एक नए आंदोलन की में सर्वाधिक क्या है साथियों व्यापक और सुचारू रूप था। बंगाल का नील विद्रोह साथियों शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। और याद रखेगा कि बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे वो यूरोपियन नील बागान मालिक के नील की खेती करने के लिए मजबूर रहते थे साथियों। नील की खेती ने इनकार करने वाले किसान को नील बागान मालिक ने दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। और साथियों याद रखेंगे सितंबर 1859 में क्या होता है तो उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध क्या करते हैं साथियों तो विद्रोह कर देता है। साथियों 1860 तक नील आंदोलन नदिया पानवा और खुलना ढाका मालवा दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैले थे। साथियों किसान की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाना बंद हो गए। और साथियों आगे उसके पश्चात है आपका कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इन विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही, यह भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों नील बागान मालिक के अत्याचारों का क्या हुआ खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया, यह आप लोग याद रखिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष इस प्रकार है। साथियों याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाइकोम सत्याग्रह, याद रखेंगे। साथियों वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था साथियों। और यह भी याद रखेंगे साथियों कि जो यह आंदोलन था एक धार्मिक
धार्मिक प्रकार का आंदोलन था। कहीं ना कहीं इतिहास में यह भी माना जाता है साथियों कि इस वजह से गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी नहीं किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? साथियों याद रखेंगे, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जान लेते हैं चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज भी इनको कहा जाता है। साथियों चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे और भारत से इनका गहरा लगाव था। साथियों हर तरह इससे भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी ने से इन्हें घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए साथियों उन्हें दीनबंधु उपाधि भी दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दीनबंधु उपाधि इनको कौन दिया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे की अगर बात किया जाए तो साथियों आगे है कि गांधी जी ने गरीबों की, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे, यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना इसका उद्देश्य था। साथियों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस संदर्भ में गांधी जी जॉन स्केन्स की पुस्तक ऑन टू द लॉस्ट से प्रभावित थे। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी इस संबंध में किस पुस्तक से प्रभावित थे, तो याद रखेंगे साथियों इन चीज़ों को। देखिए एक क्वेश्चन से आप एक ही क्वेश्चन पर निर्भर नहीं रहिएगा, हम बार बार बता रहे हैं आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आप हर तरह से तैयार रहिएगा, तभी आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। अब ये नहीं कि हम 500 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, 600 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो कहिएगा कि उतना ही क्वेश्चन में से लड़ना चाहिए, तो यह कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन जो है वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हम बता रहे हैं इन तथ्य से भी आप प्रश्नों को ढूंढते रहिएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा नहीं लिया था? साथियों औद्योगिक कर्मियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, याद रखेंगे। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो था वो वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में साथियों मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे थे। विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। साथियों उस समय प्लेग की बीमारी फैल गई थी और इसमें उस मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया था, इसी पे था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद साथियों मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन साथियों चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। ठीक है, उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूर को 35% बोनस मिलना चाहिए और मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली थी, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्न उद्योगों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? साथियों इसका सही कथन आपका हो जाएगा जमनलाल बजाज। ठीक है साथियों, जमनलाल बजाज हो जाएगा। देख लेते हैं इनके बारे में। सेठ जमनलाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। साथियों वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इतना डीप तो कोई नहीं पूछा होगा, लेकिन इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं, लेकिन कोषाध्यक्ष भी यहाँ बताया जा रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग। वह वर्ष 1930 में जेल गए थे। साथियों वो ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? साथियों इसमें याद रखिएगा कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका चंपारण हो जाएगा। ठीक है,
चलिए साथियों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? साथियों, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वह किससे जुड़ा है? तो वह तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ है, अभी हम जस्ट बताएं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम लोग आगे बात करते हैं। ये इस कथन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों ऊपर के सेक्शन में, इसलिए हम आगे चलते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आमन रखा गया था? साथियों याद रखिएगा 3 बटा क्या था साथियों, 3/20 था साथियों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? साथियों इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण नहीं है, याद रखेंगे। चलिए उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट कह रहा है आपका वह है साथियों, नेक्स्ट कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? फिर से वही चीज़ दोहराया गया है साथियों, तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया है साथियों, नहीं होंगे इनका। साथियों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार है साथियों, याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे साथियों जिन्होंने किसानों के लिए बुलंद आवाज़ किए थे और बिहार के तो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे, ये याद रखिएगा। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष थे। और साथियों आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान S.G. रंगा महासचिव बने थे। साथियों फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता A.G. रंगा ने ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसका सही आंसर होगा आपका सन 1920। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा कथन को भी, तो याद रखेंगे साथियों M.N. जोशी, जोसेफ वेटलस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बम्बई में साथियों 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी साथियों, याद रखेंगे। जिसमें लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान जमल लाल प्रथम महासचिव थे, याद रखिएगा। डिटेल इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है साथियों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, डी लाला लाजपत राय। कथन की अगर बात किया जाए साथियों तो इसका कथन आप लोग को ऊपर हम बता दिए हैं, इस सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 220 प्रश्नों का पूरी अध्ययन किए हैं। अब मात्र साथियों आपका लगभग 100 या 150 प्रश्न आधुनिक भारत का बच गया है, जो कि वो कंप्लीट आपका कल से परसों में हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका लगभग याद रखिएगा साथियों 1992 से लेकर 2022 तक के जितने प्रश्न हैं सारा का यहाँ पूरा का पूरा मिश्रण मिल रहा है साथियों। अब यह नहीं आप लोग कर पाइएगा तो यकीन मानिए फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बस इतना रखिए यकीन साथियों कि इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर हो आप लोग देखते रहें। 100% आप कुछ नहीं पढ़ें फिर भी बेफिक्र रहिए। यहाँ से प्रश्न नहीं लड़ेगा तो कहीं से नहीं लड़ेगा, यकीन मानिए। ये हम नहीं, किसी भी बड़े विद्वान से पूछ लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस पर चर्चा करें, इस चैनल के बारे में बताएं कि साथियों यह चैनल किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।